रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। डैनियल एच पिंक की ए होल न्यू माइंड, व्हाई राइट ब्रेनर्स विल रूल द फ्यूचर। ये दावा करती है कि भविष्य पर वो लोग राज करेंगे जो अपने दिमाग के दाहिने हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब सुनने में ही काफी दिलचस्प लगता है ना? बिल्कुल। और डैनियल पिंक कोई साधारण लेखक नहीं है। वो काम, बिजनेस और हमारे बदलते व्यवहार के क्या कहते हैं माहिर माने जाते हैं। अच्छा। और एक मजेदार बात, वो पहले व्हाइट हाउस के लिए स्पीच भी लिख चुके हैं। तो जाहिर है उनकी बातों में वजन तो होता है। तो इस किताब का जो मूल विचार है वो क्या है? मतलब ये क्यों कह रही हैं कि राइट ब्रेन वाले लोग आगे बढ़ेंगे? अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं कि लॉजिक, एनालिसिस, मतलब लेफ्ट ब्रेन वाले स्किल्स ही सबसे जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर पिंक एक बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम सूचना युग यानी इंफॉर्मेशन एज, जहां लेफ्ट ब्रेन स्किल्स का बोलबाला था, उससे निकलकर एक नए युग में जा रहे हैं। नए युग में? हाँ, जिसे वो कहते हैं संकल्पना युग या कंसेप्चुअल एज। और इस नए दौर में सिर्फ तर्क और विश्लेषण वो काफी नहीं होगा। संकल्पना युग, कंसेप्चुअल एज, ये है क्या असल में? पिंक के अनुसार ये वो युग है जहां हाई कॉन्सेप्ट और हाई टच क्षमताएं सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। हाई कॉन्सेप्ट, हाई टच, थोड़ा समझाएंगे इन्हें? हाँ, जरूर। हाई कॉन्सेप्ट का मतलब है पैटर्न देखने की क्षमता, अवसरों को पहचानना, कलात्मक और भावनात्मक सुंदरता गणना, एक असरदार कहानी कहना, और सबसे जरूरी अलग अलग बिखरे हुए आइडियाज को जोड़कर कुछ एकदम नया बना देना। ये तो सब दिमाग के दाहिने हिस्से वाले काम लग रहे हैं, मतलब राइट ब्रेन। एग्जैक्टली ये सब राइट ब्रेन के काम है। और दूसरा है हाई टच। अच्छा, और हाई टच? हाई टच का मतलब है इंसानी रिश्तों की बारीकियों को समझना, दूसरों के साथ सहानुभूति रखना, एम्पैथी जिसे कहते हैं, दूसरों को खुशी देना और खुद भी खुश रहना, और सबसे बढ़कर रोजमर्रा की भागदौड़ से आगे बढ़कर जीवन में एक गहरा उद्देश्य, एक मीनिंग खोजना। ये वो चीजें हैं जो मशीनें नहीं कर सकती, या फिर दूर कहीं बैठे सस्ते कर्मचारी नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो स्किल्स पहले मतलब सॉफ्ट स्किल्स माने जाते थे या सिर्फ कलाकारों के लिए जरूरी समझे जाते थे, वो अब सबके लिए, हर प्रोफेशन के लिए जरूरी हो रहे हैं। बिल्कुल, यही पिंक का मेन पॉइंट है। और वो कहते हैं कि ये बदलाव बस ऐसे ही हवा में नहीं हो रहा। इसके पीछे 3 बड़ी वैश्विक ताकतें काम कर रही हैं। ताकतें? कैसी ताकतें? जिन्हें वो संक्षेप में AAA कहते हैं। अबंडेंस यानी प्रचुरता, एशिया यानी एशिया, और ऑटोमेशन यानी स्वचालन। AAA, अबंडेंस, एशिया, ऑटोमेशन। हाँ, ये तीनों मिलकर पुराने नियमों को बदल रही हैं और हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है। मुझे लगता है श्रोताओं को ये जानने में वाकई दिलचस्पी होगी कि ये AAA फैक्टर्स कैसे हमारे काम और जीवन को बदल रहे हैं, और वो कौन सी 6 इंद्रियां हैं जिनकी बात पिंक करते हैं, जो हमें इस नए संकल्पना युग में कामयाब बनाएंगी। हाँ, बिल्कुल, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शायद ये देख लेना चाहिए कि ये किताब खास तौर पर किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हाँ, ये सही पॉइंट है। तो सबसे पहले तो वो लोग जिनका काम दिमागी है, जिन्हें हम अक्सर नॉलेज वर्कर्स कहते हैं, है ना? हाँ, जैसे वकील, अकाउंटेंट, इंजीनियर। हाँ, बिजनेस ग्रेजुएट्स, MBA, कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनका काम अब थोड़ा रूटीन सा होता जा रहा है, या उसे कोई और कम पैसों में कर सकता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर उसे कर सकता है। एग्जैक्टली तो ये किताब उनके लिए एक तरह की वेकअप कॉल है। बिल्कुल। और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, जो लोग पहले से ही क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, जैसे कलाकार, डिजाइनर, कहानीकार, म्यूजिशियन, इन्वेंटर, उनके लिए ये किताब एक तरह का वैलिडेशन है। वैलिडेशन। कैसे? ये बताती है कि उनकी जो क्षमताएं हैं वो अब कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ये उनके काम को और भी ज्यादा महत्व देती है। हाँ, ये तो है। और बिजनेस लीडर्स और जो नए उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि भाई मार्केट कैसे बदल रहा है और भविष्य में कंपटीशन का मतलब क्या होगा। किताब में एक उदाहरण भी है, शायद जनरल मोटर्स का। हाँ, GM का। उन्होंने कहा था कि वो अब खुद को एक आर्ट बिजनेस में लगी कंपनी मानते हैं। सोचिए, एक ऑटोमोबाइल कंपनी। वही तो ये दिखाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस बदलाव को महसूस कर रही हैं और अडॉप्ट कर रही हैं। बिल्कुल। और टीचर्स, पेरेंट्स, उनके लिए भी ये जरूरी होगी, है ना? हाँ, बहुत जरूरी। शिक्षा से जुड़े लोग, टीचर्स, प्रोफेसर्स और साथ ही माता पिता, उन्हें ही तो अगली पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करना है।
ये किताब उन्हें दिशा दे सकती है कि बच्चों को कौन से स्किल सिखाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट ब्रेन स्किल्स पर। और आखिर में मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जो अपना पर्सनल ग्रोथ चाहता है, अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाना चाहता है, अपनी क्रिएटिविटी को जगाना चाहता है, या अपने जीवन में ज्यादा अर्थ, ज्यादा मीनिंग और संतुष्टि चाहता है, हाँ, उसे इस किताब से बहुत प्रेरणा मिलेगी। ये सिर्फ करियर की बात नहीं है, ये पर्सनल डेवलपमेंट की भी बात है। तो बेसिकली अगर कोई भी महसूस कर रहा है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और वो जानना चाहता है कि इस बदलाव के साथ कदम कैसे मिलाएं, तो ये किताब उसके लिए है। बहुत अच्छे से समझाया। तो अब आते हैं किताब के जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, की टेकअवेज हैं, उन पर। जैसा हमने कहा, लेखक एक बड़े युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वन युग, परिवर्तन युग से संकल्पना युग तक। हाँ, ये सबसे बड़ा आइडिया है इस किताब का। पिंक कहते हैं कि पिछली कई सदियां वो लेफ्ट ब्रेन यानी एल डायरेक्टेड सोच पर केंद्रित थी। बिल्कुल, तार्किक, क्रमबद्ध, शाब्दिक, विश्लेषणात्मक, लॉजिकल थिंकिंग। हाँ, इसी सोच ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फिर इंफॉर्मेशन एज को संभव बनाया। हमने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर जैसे नॉलेज वर्कर्स तैयार किए। लेकिन अब पिंक कहते हैं ये मॉडल अपनी सीमा पर पहुंच रहा है। हम संकल्पना युग, कंसेप्चुअल एज में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ राइट ब्रेन यानी आर डायरेक्टेड सोच ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आर डायरेक्टेड सोच मतलब समग्रता में देखना, पूरी पिक्चर देखना, पैटर्न पहचानना, सहज ज्ञान, इंट्यूशन का इस्तेमाल करना, नॉन लीनियर तरीके से सोचना, अलग अलग चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाना, सिंथेसिस करना। ये कोई हवाई बात तो नहीं है, मतलब इसका कोई आधार है। बिल्कुल आधार है। इसका आधार हमारे दिमाग की बनावट में ही है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर है। और राइट हिस्सा थोड़ा प्रिमिटिव है, भावनाओं वाला है। लेकिन 1960 और 70 के दशक में रॉजर स्पेरी और उनके साथियों ने स्प्लिट ब्रेन मरीजों पर कुछ कमाल के शोध किए। ये वो मरीज थे जिनके दोनों हेमिस्फेयर के बीच का कनेक्शन किसी मेडिकल कारण से काट दिया गया था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। स्पेरी को तो नोबेल प्राइज भी मिला था शायद इसी काम के लिए। बिल्कुल, उनके शोध ने पूरी समझ बदल दी। पता चला कि राइट हेमिस्फेयर भी अपने आप में बहुत सक्षम है, बल्कि कुछ मामलों में लेफ्ट से बेहतर है। अच्छा, किन मामलों में? जैसे बड़ी तस्वीर देखना, कॉन्टेक्स्ट समझना, चेहरे पहचानना, भावनाओं को समझना, पैटर्न को पकड़ना, संगीत और कला की समझ, इन सब में राइट हेमिस्फेयर माहिर है। अरे वाह! तो पिंक कहते हैं कि अब तक हमने राइट हेमिस्फेयर की इन शक्तियों को नजरअंदाज किया है, लेकिन अब संकल्पना योग में यही शक्तियां हमें आगे ले जाएंगे। हमें सिर्फ लेफ्ट या सिर्फ राइट नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन चाहिए, एक होल न्यू माइंड। ये वाकई में दिमाग खोलने वाली बात है। तो ये तो हुआ पहला बड़ा निष्कर्ष, युग बदल रहा है और राइट ब्रेन क्षमताएं आगे आ रही हैं। अब उन 3 ताकतों पर आते हैं जो इस बदलाव को ड्राइव कर रही हैं, वो AAA। 3 प्रेरक शक्तियां, द 3 ड्राइवर्स AAA। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है। पिंक इसके लिए 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला A, अबंडेंस, प्रचुरता। हाँ, अबंडेंस, प्रचुरता। विकसित देशों में और अब काफी हद तक भारत जैसे विकासशील देशों में भी लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो काफी हद तक पूरी हो रही हैं। हाँ, ये तो है। अब हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि सिर्फ काम चलाना काफी नहीं है। चीजें सिर्फ फंक्शनल हों ये जरूरी नहीं रहा। मतलब अब लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ काम चलने वाली चीजों से ज्यादा लोग अब चाहते हैं कि चीजें सुंदर हों, उनमें कोई कहानी हो, वो भावनात्मक रूप से जुड़ें, उनका कोई गहरा मतलब हो। सिर्फ उपयोगिता नहीं, महत्व भी चाहिए। कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, जैसे पहले लोग सिर्फ एक टोस्टर खरीदते थे जिसका काम ब्रेड सेकना था। अब वो ऐसा टोस्टर चाहते हैं जो दिखने में भी अच्छा हो, किचन के डेकोर से मैच करे, शायद किसी खास डिजाइनर ने बनाया हो। हाँ, सही बात है। आजकल तो हर चीज के डिजाइन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। वही तो पिंक उदाहरण देते हैं कि कैसे टारगेट जैसे बड़े रिटेल स्टोर में माइकल ग्रेव जैसे मशहूर आर्किटेक्ट के डिजाइन किए हुए टॉयलेट ब्रश तक मिलते हैं। ये प्रचुरता का असर है। ये डिजाइन, कहानी, अर्थ जैसी राइट ब्रेन चीजों को महत्व दे रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, और दूसरा ए, एशिया। दूसरा ए है एशिया। हाँ। ये खास तौर पर पश्चिमी देशों के जो नॉलेज वर्कर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। पिंक बताते हैं कि जो काम तर्क पर आधारित है, नियमबद्ध है, जिसे स्टेप बाय स्टेप समझाया जा सकता है, यानी एल डायरेक्टेड काम, जैसे सॉफ्टवेयर कोडिंग, बेसिक अकाउंटिंग।
हाँ, फाइनेंशियल एनालिसिस, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ये सब काम अब भारत, चीन, फिलीपींस जैसे एशियाई देशों में आउटसोर्स हो रहा है। हाँ, आउटसोर्सिंग की बात तो हम बहुत सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ये काम बहुत कम लागत में हो जाता है और क्वालिटी भी अक्सर अच्छी होती है। जी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां सालों से ये कर रही हैं। मुंबई, बैंगलोर, शंघाई में बैठे लाखों कुशल पेशेवर वो काम कर रहे हैं जो पहले अमेरिका या यूरोप में होता था। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पश्चिमी देशों के प्रोफेशनल्स को अब कुछ और करना होगा। बिल्कुल। उन्हें अब वो काम करना होगा जिसे आउटसोर्स करना मुश्किल या नामुमकिन है। और वो कौन सा काम है? वही काम जो आर डायरेक्टेड है, जैसे ग्राहकों के साथ गहरे रिश्ते बनाना, नई और अप्रत्याशित चुनौतियों का हल निकालना, अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखना, सांस्कृतिक बारीकियों को समझना, नई चीजें ईजाद करना, इनोवेशन। ये काम राइट ब्रेन वाले हैं। इन्हें आप आसानी से आउटसोर्स नहीं कर सकते। समझ गई। तो प्रचुरता हमें सुंदरता और अर्थ की ओर ले जा रही है और एशिया हमें उन कामों की ओर धकेल रहा है जिन्हें आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। अब तीसरा ए, ऑटोमेशन। तीसरा ए है ऑटोमेशन, स्वचालन। सॉफ्टवेयर और मशीनें लगातार स्मार्ट होती जा रही हैं। वो बहुत से ऐसे काम करने लगी हैं जो पहले सिर्फ इंसान, खासकर पढ़े लिखे नॉलेज वर्कर्स ही कर पाते थे। जैसे कि क्या उदाहरण है इसके? अरे बहुत उदाहरण है। देखिए, शतरंज में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी गैरी कैस्परोव को कंप्यूटर डीप ब्लू ने हराया था, याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। टर्बो टैक्स जैसे सॉफ्टवेयर ने लाखों लोगों के लिए टैक्स रिटर्न भरना आसान कर दिया, जिससे कई अकाउंटेंट्स का काम कम हुआ। मेडिकल डायग्नोसिस में कंप्यूटर डॉक्टर्स की मदद कर रहे हैं और कभी-कभी तो उनसे बेहतर नतीजे दे रहे हैं। अरे, कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। ये सब ऑटोमेशन है। ये एल डायरेक्टेड, नियम आधारित कामों को इंसानों से छीन रहा है। तो अगर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हमारा लेफ्ट ब्रेन वाला लॉजिकल काम कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए क्या बचता है? वही बचता है जो कंप्यूटर फिलहाल नहीं कर सकते और शायद कभी ना कर पाएं। क्रिएटिविटी, सहानुभूति, चीजों को नए नजरिए से देखना, इनोवेशन, हास्य, अर्थ खोजना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, कोलैबोरेशन, ये सब फिर से राइट ब्रेन क्षमताएं हैं। तो ये तीनों ट्रिपल ए अबंडेंस, एशिया और ऑटोमेशन हमें एक ही दिशा में धकेल रहे हैं। हमें अपनी राइट ब्रेन क्षमताओं को पहचानना होगा, उन्हें विकसित करना होगा। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कैनवस है। प्रचुरता, एशिया, ऑटोमेशन, ये तीनों मिलकर हमारे काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल रहे हैं। और इसी के जवाब में पिंक उन 6 जरूरी योग्यताओं की बात करते हैं जिन्हें वो 6 सेंस कहते हैं। ठीक है। 6 आवश्यक योग्यताएं। द 6 सेंसेस। बिल्कुल। पिंक कहते हैं कि इस नए संकल्पना युग में कामयाब होने और संतुष्ट रहने के लिए हमें 6 खास तरह की योग्यताओं या इंद्रियों को जगाना और मजबूत करना होगा। ये हमारी पारंपरिक 5 इंद्रियों से अलग है। कौन सी हैं ये 6 इंद्रियां? ये हैं डिजाइन, कहानी, सिम्फनी, सहानुभूति, खेल और अर्थ। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली है डिजाइन। इसका क्या मतलब है यहाँ? सिर्फ सुंदर बनाना? नहीं, सिर्फ सुंदर बनाना नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है कार्यक्षमता यानी फंक्शनैलिटी से आगे जाकर सुंदरता, अनोखापन और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना। अच्छा, प्रचुरता के युग में जहाँ ज़्यादातर चीजें लगभग एक जैसा काम करती हैं, डिजाइन ही किसी चीज को खास बनाता है, उसे अलग पहचान देता है। और ये सिर्फ उत्पादों के लिए नहीं है, ये सेवाओं के लिए, अनुभवों के लिए, सिस्टम्स के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है। उपयोगिता के साथ साथ महत्व भी चाहिए। मतलब अब हर किसी को थोड़ा बहुत डिजाइन के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। कम से कम डिजाइन की समझ और उसकी कदर करना तो जरूरी हो ही जाएगा। पिंक बताते हैं कि कैसे अच्छे डिजाइन वाली चीजें हमें ज्यादा पसंद आती हैं और कैसे कंपनियां डिजाइन को एक स्ट्रैटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। इंटरेस्टिंग। अब दूसरी इंद्री कहानी, स्टोरी। हम तो बिजनेस में फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं, कहानी का क्या काम? यहीं तो पिंक का तर्क बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि आज हम जानकारी के एक महासागर में डूबे हुए हैं। फैक्ट्स, डेटा, आंकड़े हर तरफ से बरस रहे हैं। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे में सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है, उसे संदर्भ में रखना जरूरी है, उसे यादगार बनाना जरूरी है और उसे भावनात्मक रूप से असरदार बनाना जरूरी है। और ये काम कहानी करती है। कहानी कैसे करती है ये काम? कहानी तथ्यों को भावनाओं और संदर्भ से जोड़ती है। वो लॉजिक के साथ इमोशन को मिलाती है। चाहे आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में, लीडरशिप में, या सिर्फ अपनी बात किसी को समझाना चाहते हो, कहानी कहने की कला, स्टोरी टेलिंग, एक बहुत शक्तिशाली टूल है।
रॉबर्ट मैकी जैसे स्टोरी गुरु हैं, उनके सेमिनार हॉलीवुड के राइटर तो अटेंड करते ही हैं, साथ में बड़े बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी जाते हैं। अरे वाह। यहां तक कि मेडिकल फील्ड में भी नैरेटिव मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब मरीज की कहानी को समझना, वो भी इलाज का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। ये तो सोचने का एकदम अलग तरीका है। ठीक है, तीसरी इंद्री सिम्फनी। सिम्फनी ये क्या है? संगीत से जुड़ा है क्या? हाँ, नाम संगीत से लिया गया है। जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक कंडक्टर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर एक खूबसूरत हारमोनियस संगीत बनाता है, हाँ। वैसे ही सिम्फनी की क्षमता है अलग अलग बज़ाहिर असंबंधित चीजों को देखने की, उनके बीच के पैटर्न और कनेक्शन को पहचानने की और उन्हें मिलाकर कुछ नया और सार्थक बनाने की। ये विश्लेषण यानी एनालिसिस का उल्टा है। एनालिसिस चीजों को तोड़कर देखता है, सिम्फनी चीजों को जोड़कर देखती है। यह है संश्लेषण यानी सिंथेसिस। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकते हैं सिम्फनी का? बिल्कुल। जैसे एक अच्छा आविष्कारक, वो क्या करता है? वो अक्सर अलग अलग फील्ड्स के आइडियाज को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया बना देता है। पिंक इसे मजाक में रीस पीनट बटर कप सिद्धांत कहते हैं। चॉकलेट और पीनट बटर को मिला दिया। हाँ। या फिर एक अच्छा मैनेजर, वो टीम के अलग अलग लोगों की ताकतों को पहचानता है और उन्हें इस तरह मिलाता है कि पूरी टीम बेहतरीन परफॉर्म करे। हाँ। या कोई व्यक्ति जो रूपक यानी मेटाफर का इस्तेमाल करके बहुत मुश्किल विचारों को भी आसानी से समझा देता है। ये सब सिम्फनी के उदाहरण हैं। बड़ी तस्वीर देखना और अलग अलग धागों को बुनकर एक खूबसूरत पैटर्न तैयार करना। समझ गई। डिजाइन, कहानी, सिम्फनी। चौथी है सहानुभूति, एम्पैथी। ये शब्द तो हम सबने सुना है। सुना तो है, पर क्या हम इसे उतना महत्व देते हैं जितना देना चाहिए? पिंक कहते हैं कि सहानुभूति यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर उसकी भावनाओं को समझना और महसूस करना, ये संकल्पना युग की सबसे महत्वपूर्ण मानवीय क्षमताओं में से एक होने वाली है। क्यों? इतनी जरूरी क्यों है ये? क्योंकि लॉजिक और विश्लेषण आपको बता सकते हैं कि क्या हुआ, पर सहानुभूति आपको बताती है कि क्यों हुआ और उसका लोगों पर क्या असर हुआ। ये टीम वर्क के लिए, लीडरशिप के लिए, ग्राहक सेवा के लिए, यहां तक कि इनोवेशन के लिए भी जरूरी है। पॉल एकमैन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने चेहरे के भावों पर कमाल का शोध किया है। उन्होंने दिखाया है कि भावनाएं कितनी यूनिवर्सल हैं और उन्हें पढ़ना समझना कितना जरूरी है। नर्सिंग जैसे प्रोफेशंस में तो सहानुभूति की जरूरत साफ दिखती है, लेकिन अब बिजनेस और टेक्नोलॉजी में भी इसकी अहमियत तेजी से बढ़ रही है। ये बात तो सही है। बिना सहानुभूति के अच्छे रिश्ते बनाना, टीम चलाना मुश्किल है। अच्छा, पांचवी इंद्री है खेल, प्ले। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? काम की जगह पर खेल। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना। लगता है कि काम मतलब सीरियस होना, खेलकूद तो बच्चों के लिए है। हाँ बिल्कुल। लेकिन पिंक का तर्क है कि खेल, हंसी मजाक, हल्कापन ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हंसी तनाव कम करती है, मूड अच्छा करती है। ये तो है। और खेल हमारी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर करते हैं, सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं। अच्छा, खेल से ये सब होता है? हाँ, भारत में ही देखिए डॉक्टर मदन कटारिया के लाफ्टर क्लब कितने पॉपुलर हैं, दुनिया भर में फैल गए हैं। वीडियो गेम्स, जिन्हें अक्सर बुरा माना जाता है, रिसर्च बताती है कि उनके भी कुछ संज्ञानात्मक फायदे हो सकते हैं। कंपनियां भी अब ये समझने लगी हैं कि ऑफिस में थोड़ा हल्का फुल्का माहौल, थोड़ी मस्ती, थोड़े खेलकूद ये असल में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। खेल हमें नए आइडियाज के लिए खोलता है और हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब सीरियस काम के लिए भी खेलना जरूरी है। और आखिरी, छठी इंद्रिय, अर्थ, मीनिंग। हाँ, अर्थ, मीनिंग। पिंक कहते हैं कि प्रचुरता के इस युग में जहां हमारी ज्यादातर भौतिक जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं, हम इंसान स्वाभाविक रूप से एक गहरे सवाल की ओर मुड़ते हैं। इस सब का मतलब क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सिर्फ पैसा कमाने और चीजें खरीदने से लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रह सकते। हम अपने काम में, अपने जीवन में एक गहरा अर्थ, एक उद्देश्य, एक पर्पस खोजना चाहते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी मशहूर किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में यही बताया था कि अर्थ की खोज, मीनिंग की तलाश इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है। मार्टिन सेलिगमैन का ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का मूवमेंट है, वो भी इसी पर जोर देता है। हाँ, आजकल स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब में लोगों की रुचि बढ़ रही है। एग्जैक्टली। आध्यात्मिकता में बढ़ती रुचि, योग, ध्यान या फिर भूल भुलैया में चलने जैसी गतिविधियां, ये सब इसी गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाते हैं।
पिंक का मानना है कि जो व्यक्ति या जो संगठन लोगों की इस अर्थ की तलाश को पूरा करने में मदद करते हैं वो संकल्पना युग में बहुत सफल होंगे। तो ये हैं वो 6 इंद्रियां: डिजाइन, कहानी, सिम्फनी, सहानुभूति, खेल और अर्थ। ये सब मिलकर एक राइट ब्रेन या कहें होल माइंड अप्रोच बनाती हैं। और पिंक कहते हैं कि इन क्षमताओं का महत्व इतना बढ़ रहा है कि पारंपरिक डिग्रियों का जो समीकरण था वो भी बदल रहा है। 4 MFA नया MBA है। The MFA is the new MBA। बिल्कुल, ये किताब का एक और बहुत ही चौंकाने वाला और यादगार दावा है। हाँ, मैंने भी जब पढ़ा तो चौंक गई थी। MFA नया MBA है। हाँ, पिंक का तर्क है कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स MFA जैसी डिग्री जो क्रिएटिविटी, कला और डिजाइन पर फोकस करती है वो भविष्य में पारंपरिक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA से ज्यादा मूल्यवान साबित हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? MBA को तो हमेशा से सफलता की कुंजी माना जाता रहा है। बिजनेस वर्ल्ड में तो MBA की ही पूछ है। माना जाता रहा है, सही कहा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। क्यों? फिर से वही 3 AA फैक्टर्स याद कीजिए। अबंडेंस, एशिया, ऑटोमेशन। हाँ, MBA प्रोग्राम में सिखाई जाने वाली कई चीजें जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, स्प्रेडशीट बनाना, रूटीन स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब काफी हद तक एल डायरेक्टेड काम है, लॉजिकल, एनालिटिकल। इन्हें या तो एशिया में आउटसोर्स किया जा सकता है या फिर सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट किया जा सकता है। इसीलिए मैकेंजी जैसी टॉप कंसल्टिंग फर्म्स भी अब पहले से कम MBA ग्रेजुएट्स ले रही हैं, ऐसा पिंक बताते हैं। अच्छा, और MFA वाले क्या लब करते? MFA ग्रेजुएट्स जिन स्किल्स में माहिर होते हैं जैसे डिजाइन थिंकिंग, कहानी कहना, भावनाओं को समझना, इनोवेशन करना, ये सब हाई कॉन्सेप्ट, हाई टच क्षमताएं हैं, राइट ब्रेन वाली। हाँ, जिनकी बात हम कर रहे थे। बिल्कुल, इन्हें आउटसोर्स या ऑटोमेट करना बहुत मुश्किल है और जैसा हमने देखा प्रचुरता के युग में यही क्षमताएं बिजनेस को आगे बढ़ाने, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भीड़ से अलग पहचान देने में मदद करती हैं। तो इसलिए पिंक कहते हैं कि भविष्य में क्रिएटिव सोचने वालों की मांग बढ़ेगी। हाँ, और MFA जैसी डिग्रियां इसी बढ़ती मांग का प्रतीक हैं। पिंक ये भी बताते हैं कि UCLA जैसे टॉप स्कूल के MFA प्रोग्राम में एडमिशन पाना आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जितना ही मुश्किल हो गया है। ये तो पारंपरिक सोच को पूरी तरह पलट देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों का महत्व बढ़ने वाला है। हाँ, या कम से कम उनका बिजनेस और टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन बहुत बढ़ने वाला है। अच्छा, अब अंत में पिंक हमें अपने काम और भविष्य के बारे में सोचने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल देते हैं। 5 भविष्य के लिए प्रश्न, क्वेश्चंस फॉर द फ्यूचर। हाँ, ये मुझे बहुत उपयोगी लगे थे। अपने काम का, अपने करियर का मूल्यांकन करने के लिए ये सवाल हर किसी को खुद से पूछने चाहिए। पहला सवाल, क्या कोई विदेशी कर्मचारी, ओवरसीज वर्कर इसे मुझसे सस्ता कर सकता है? मतलब क्या आपका काम आसानी से आउटसोर्स किया जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या कोई कंप्यूटर इसे मुझसे तेजी से कर सकता है? यानी क्या आपका काम ऑटोमेट हो सकता है, सॉफ्टवेयर से रिप्लेस हो सकता है? और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्या मैं जो पेशकश कर रहा हूं वो प्रचुरता के युग में किसी गहरी, अमूर्त यानी भावनात्मक या आध्यात्मिक मांग को पूरा करता है? क्या आपका काम लोगों के जीवन में सुंदरता, कहानी, जुड़ाव, खेल या अर्थ, मीनिंग जोड़ता है? पिंक कहते हैं कि अगर पहले 2 सवालों का जवाब हाँ है और तीसरे का नहीं है तो आपको खतरे की घंटी सुन लेनी चाहिए। मतलब आपको अपनी क्षमताओं को आर्ट डायरेक्टेड दिशा में उन 6 इंद्रियों की ओर ले जाने की जरूरत है। ये सवाल हमें एक तरह से आईना दिखाते हैं कि हम असल में दुनिया को क्या वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो संक्षेप में यही है ए होल न्यू माइंड के मुख्य विचार। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम इंसान सिर्फ लॉजिक और एनालिसिस करने वाली मशीनें नहीं हैं। हाँ? हमारे अंदर रचनात्मकता, सहानुभूति, कहानी कहने और अर्थ खोजने की अपार क्षमता है, जिसे हमने शायद मॉडर्न लाइफ में कहीं नजरअंदाज कर दिया है। पर किताब का जो मूल संदेश है वो मुझे काफी आशावादी लगा। ये नहीं कहती कि लेफ्ट ब्रेन बेकार हो गया है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कहती है कि उसे राइट ब्रेन के साथ जोड़ने की जरूरत है। एक संपूर्ण नया मस्तिष्क, एक होल न्यू माइंड बनाने की जरूरत है और निखारने की जरूरत है, उन्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये सिर्फ नौकरी या बिजनेस में सफल होने के लिए ही नहीं है, है ना? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ज्यादा भरा पूरा, संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने के लिए भी है। इन क्षमताओं को विकसित करके हम न केवल बदलते आर्थिक परिदृश्य में कामयाब हो सकते हैं, बल्कि शायद ज्यादा खुश भी रह सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद मुझे लगता है श्रोताओं के लिए एक छोटा सा
एक्शन पॉइंट या मोटिवेशनल नज हो सकता है। सोचिए आज आप अपनी कौन सी एक राइट ब्रेन क्षमता को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। हाँ, ये अच्छा विचार है। क्या आप आज कुछ स्केच करने की कोशिश करेंगे, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना बने, या अपने किसी दोस्त या सहकर्मी की बात बस ध्यान से, बिना जज किए, सहानुभूति से सुनेंगे? या शायद काम के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेकर कुछ मजेदार करेंगे, कोई पजल सॉल्व करेंगे या कोई मजेदार वीडियो देखेंगे। या फिर रात को सोने से पहले बस 2 मिनट सोचेंगे कि आज के दिन में आपके लिए सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल क्या था। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, जैसे किसी को देखकर एक सच्ची मुस्कान देना या किसी अजनबी की थोड़ी मदद कर देना या बस अपने आसपास की किसी सुंदर चीज पर ध्यान देना। लेकिन ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, अपने होल न्यू माइंड को खोजने की यात्रा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। विक्टर फ्रैंकल ने चाहा था कि खुशी जो है वो मंजिल नहीं है, वो तो बस बाय प्रोडक्ट है, एक अर्थपूर्ण जीवन जीने का नतीजा। शायद ये नया संकल्पना युग अपनी तमाम चुनौतियों के साथ हमें उसी गहरे मानवीय सत्य को अपनाने का एक सुनहरा अवसर दे रहा है, अर्थ की तलाश करने का, न कि सिर्फ सुख के पीछे भागने का। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती है, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।